हेलो एवरीवन। तो हम देख रहे हैं ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में आज मेंस का क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपने बोला है कि क्वेश्चन डिस्कस ही करा कीजिए, तो उससे आपको ज़्यादा हेल्प हो रही है, तो ठीक है मैं डिस्कस ही करूँगी। तो चलो, आज का जो क्वेश्चन है वो PYQ है ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो इसमें बेसिक मतलब जो स्टैटिक्स पोर्शन जो है हमारा ज्योग्राफी का, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो, जब भी आप ज्योग्राफी के लिए प्रिपेयर करते हो तो आपके हाथ में एक पेन और नोटबुक होनी चाहिए। मतलब जैसे आप पढ़ना शुरू कर देते हो, ताकि जैसे ड्रॉ करते करते आप पढ़ोगे समझोगे तो ज्योग्राफी आसान हो गया आपके लिए पढ़ने के लिए, और आपको जल्दी समझ में आ जाएगी। छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं, जैसे कि क्लाइमेटोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। अगर आप देखोगे पिछले 5 सालों में तो हर साल क्वेश्चन पूछे गए हैं क्लाइमेटोलॉजी से। तो प्लीज़ आप अच्छे से आपके कंसेप्ट अभी क्लियर कर दो, क्योंकि अभी टाइम है। वैसे तो हमारी प्रीलिम्स है 2025 की 26 मई को, तो इसीलिए अभी से आप अपने जो भी कंसेप्ट है उसको क्लियर करें, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि ट्रोपोस्फियर इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेरिक लेयर दैट डिटरमाइंस वेदर प्रोसेस हाउ। इसके बारे में यहाँ पे 250 वर्ड्स में बताना है हमें। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, जो भी लेयर बनी है एटमॉस्फेयर में, उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे निकाला है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर निकाला है, और यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया है। दिस ट्रोपोस्फियर, द लोवेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ's atmosphere, plays a crucial role in determining weather process। फिर नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है, ट्रोपोस्फियर इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सरफेस टू 8 to 15 किलोमीटर अल्टीट्यूड। ये जो है ये अल्टीट्यूड है, और ये जो है यहाँ पे लेयर्स हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारा ग्राउंड है अर्थ का, तो यहाँ पे पहले आता है ट्रोपोस्फियर। ये बिल्कुल एनसीईआरटी में ऐसे ही दी है डायग्राम, तो वैसे ही मैंने यहाँ पे निकाली है। तो होल्ड ऑन। तो यहाँ पे जैसे एनसीईआरटी में दी है वैसे ही निकाली है मैंने। तो यहाँ पे आप देखोगे ट्रोपोस्फियर जो है यहाँ पर 10 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर है। फिर ट्रोपोस्पॉज आता है। ट्रोपोस्पॉज के बाद यहाँ पे देखो तो स्ट्रेटोस्फियर है, जो कि 50 किलोमीटर तक है, वहाँ पे आता है स्ट्रेटोस्पॉज। उसके बाद 50 के ऊपर से स्टार्ट होता है वो 80 किलोमीटर तक हमारा मीजोस्फियर है। फिर आता है मीजोपॉज, और उसके बाद है हमारा थर्मोस्फियर, और थर्मोस्फियर के बाद आता है एक्सोस्फियर, ठीक है। तो हमारी ये 4 लेयर हैं एटमॉस्फेयर की। इसी को हम स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो ये आपको बेसिकली प्रीलिम्स के लिए भी याद रखना है, और जब भी इससे रिलेटेड अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो इसको ड्रॉ करिए। बेसिकली इतना तो याद ही रहता है, इधर तो हमें यहाँ तक 80 तक निकालना है, यहाँ से ऐसे माइनस करके इधर निकलना है। और यहाँ पे जो है इधर जब जाता है ये है टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है। ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होता है। जैसे ही वो ट्रोपोस्पॉज के बाहर जाता है तो थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, थोड़ा सा इंक्रीज, स्लाइटली इंक्रीज़ होता है, फिर और ज़्यादा इंक्रीज़ हो ही जाता है पूरी तरह से। और फिर अगर आप पॉज के बाहर जाते हैं तो वहाँ पे आपको फिर से अगेन टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होता नज़र आता है। वैसे भी आप मीजोस्फीयर में जाते हो वैसे डिक्रीज़ हो जाता है, और थर्मोस्फीयर में आते हो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है। और यहाँ पे मैंने लिखा है ट्रोपोस्फियर, ये तो हमने देखा अभी कि कितने तक एक्सटेंड करता है। यहाँ पे 8 किलोमीटर से लेके 15 किलोमीटर तक लिखा है मैंने, क्योंकि यहाँ पे ट्रोपोस्पॉज भी है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर देखोगे तो नेक्स्ट लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि कैसे एटमॉस्फेरिक जो लेयर है वो कैसे डिटरमाइन करती है वेदर प्रोसेस। तो हमें वेदर प्रोसेस के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे लिखना है। तो वेदर प्रोसेस जो है इज़ एन एटमॉस्फेरिक फिनोमिना, एक एटमॉस्फेरिक घटना है। उसमें क्या होता है दैट डिटरमाइन टेम्परेचर, मतलब ये किससे डिटरमाइन हो जाता है, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, विंड, अदर मेट्रोलॉजिकल कंडीशन से ये
वेदर प्रोसेस जो है वो डिटरमाइन होती है, वो भी एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो ये हो गया वेदर प्रोसेस और ट्रोपोस्फियर। तो आपको ये ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, इसके बारे में भी पता चाहिए कि किसके बाद कौन सी लेयर आती है। ये प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये लिखा है जो क्वेश्चन की डिमांड है एक्चुअली कि ट्रोपोस्फियर सिग्निफिकेंस इन डिटरमाइन वेदर प्रोसेस। वेदर प्रोसेस को डिटरमाइन करने में ट्रोपोस्फियर का क्या महत्व है, तो ये हमें यहाँ पे लिखना है। तो देखो यहाँ पे मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट होता क्या है, तो इन ट्रोपोस्फियर वेयर टेम्परेचर डिक्रीज विथ अल्टीट्यूड। देखो हमने यहाँ पे बिल्कुल वैसे देखा है, जैसे जैसे अल्टीट्यूड, ये जो हाइट है वो बढ़ रही है, वैसे वैसे टेम्परेचर क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज होता नज़र आ रहा है। तो बस इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं, लैप्स रेट। जैसे जैसे आप अल्टीट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है, उसे लैप्स रेट भी बोला जाता है। इवन इसमें भी पूछा गया था इस बार CDS CAPF में, ये क्वेश्चन आई थिंक CDS में पूछा गया था ये टेम्परेचर लैप्स के बारे में। तो इसको टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है, और लैप्स रेट भी इसको बोलते हैं। जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है और वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो उसको लैप्स रेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है दिस ग्रेडियंट जनरेट कन्वेक्शन करंट्स। कन्वेक्शन करंट्स होते क्या है, कन्वेक्शन करंट्स एक जस्ट एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है। सर्कुलेशन किसका होता है, एयर का, वाटर का, इसमें कन्वेक्शन करंट्स में यही होता है कि एयर का और वाटर का सर्कुलेशन। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में, तो इसको कन्वेक्शन करंट्स बोलते हैं। और लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन। कन्वेक्शन करंट की वजह से ही क्लाउड्स फॉर्म होते हैं और प्रेसिपिटेशन होता है। ये बहुत बेसिक एंड नॉर्मल मतलब बहुत सिंपल और बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, और एग्जाम्पल लिखा है, इसी की वजह से क्या होता है, क्यूम्यूलोनिम्बस क्लाउड बनता है इससे, विच प्रोड्यूस थंडरस्टॉर्म भी इसी की वजह से जनरेट होते हैं या प्रोड्यूस कह लो। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर एंड क्लाउड्स। नेक्स्ट, ट्रोपोस्फियर का सिग्निफिकेंस वेदर प्रोसेस को डिटरमाइन करने में ये है कि प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर एंड क्लाउड्स। ट्रोपोस्फियर सपोर्ट इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, मान लीजिए ये यहाँ पे एक रिवर बेसिन है, ये रिवर बेसिन है, ओशियन ले लो या लेक ले लो। इवेपोरेशन किससे होता है, ओशियन से होता है, लेक से होता है, जो भी वाटर बॉडीज़ है वहाँ से इवेपोरेशन होता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ गया तो ऐसे वाटर इवेपोरेट होता है ऊपर की साइड पे, और जो ये वाटर इवेपोरेट हो रहा है इसी को कन्वेक्शन करंट बोलते हैं। ठीक है, और ये जैसे जैसे ये वाटर वेपर ऊपर जाते हैं एक सर्टेन लेवल पे जाने के बाद ये कूल होने लगते हैं। तो ये कूल होने के बाद थोड़े से क्रिस्टल और थोड़े से आइसी दिखने लग जाते हैं, और बाद में इनका कंडेंसेशन होता है और ये एक बड़े साथ आते हैं। ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो होते हैं ना, ये जो छोटे छोटे हैं ड्रॉपलेट्स, ये एक साथ आते हैं, एक साथ टुगेदर आते हैं, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। ये जो प्रोसेस है इसको कंडेंसेशन बोलते हैं। और जैसे ही ये हेवी होने लगते हैं तो वैसे ही ये अपना वाटर फिर छोड़ देते हैं एज इसके फॉर्म में, रेन के फॉर्म में, स्नो के फॉर्म में, मतलब जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक कंडीशन जैसी है उसी के अकॉर्डिंग वो मतलब वैसे ही वाटर वो लूज़ करते हैं। अगर देखो आप हिमालय या ज़्यादा चिली एरिया है वहाँ पे वो स्नो के फॉर्म में ड्रॉप कर देंगे। और जैसे आप उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में आओगे, वहाँ पे एटमॉस्फेरिक कंडीशन अगर इसके फेवर में होगी तो क्लाउड बर्स्ट भी हो सकता है या हेवी रेन भी हो सकती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देखा। थर्ड पॉइंट यहाँ पे विंड पैटर्न्स भी डिटरमाइन करती है वेदर प्रोसेस, जो कि विंड जो है वो ट्रोपोस्फियर में जनरेट होती है। विंड को मतलब विंड की डेफिनेशन क्या है, विंड किसे कहते हैं, विंड इज़ द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। मतलब इसको क्या बोलते हैं हम, वर्टिकल बोलते हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से वर्टिकल बोलते हैं, लेकिन इस तरह से मूवमेंट कर रही है विंड की इस तरह से हॉरिजॉन्टल
मूवमेंट हो रही है विंड की, तो इसको हम विंड बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को विंड बोलते हैं, और वर्टिकल हो रही है तो उसको नहीं, मतलब मैं बेसिकली यही बता रही हूँ कि वर्टिकल नहीं, बट विंड की जो मूवमेंट हुए अक्सर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है ऑफ एयर। ठीक है, विंड इज़ द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। और एयर की जो मूवमेंट है वो उसके रीज़न क्या है, वो क्यों होती है एयर की मूवमेंट, तो उसके रीज़न है कि क्योंकि अर्थ हमारी रोटेट करती है। ठीक है, रोटेट करती है अर्थ, इसीलिए एयर की मूवमेंट होती है। और अनदर फैक्टर टेम्परेचर भी है, टेम्परेचर की वजह से भी एयर की मूवमेंट होती है। टोपोग्राफी कैसी है, उसी की वजह से भी विंड की मूवमेंट होने लगती है। हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हो रही है तो उसी को हम विंड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विंड का पैटर्न क्या है, इंटरेक्शन बिटवीन वार्म एंड कोल्ड एयर मासेस। एयर मासेस क्या होते हैं, यहाँ पे देखो, ये बेसिक कंसेप्ट है, मैं तो अपनी तरह से जितना हो सके बता रही हूँ, लेकिन आप जब भी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, अभी पढ़ रहे हो या बाद में पढ़ोगे, तो भी आपको ये छोटी छोटी कंसेप्ट है अच्छे से क्लियर करनी है। तो एयर मासेस में क्या होता है, बेसिकली टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इक्वली होती है। अगर मान लीजिए ये एयर मास है, तो इसमें टेम्परेचर एंड जो ह्यूमिडिटी है वो इक्वल होती है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एयर मासेस बोलते हैं। अलग अलग एयर मासेस होते हैं, तो वो ऐसे, मतलब यहाँ पे देखो, कोल्ड है, वार्म है, तो उसी ये कहाँ पे जनरेट होते हैं एयर मासेस, ये जनरेट होते हैं ट्रोपोस्फियर में। ठीक है, और ये यहाँ पे मैंने सॉरी, interaction between warm and cold air masses within troposphere generates winds and pressure system। ठीक है, ये विंड को भी जनरेट करते हैं और प्रेशर सिस्टम भी होता है। तो एग्जांपल यहाँ पे मैंने जेट स्ट्रीम्स, ट्रेड विंड्स एंड मानसून ओरिजिनेट हियर। तो आपको ये बेसिक कंसेप्ट, जेट स्ट्रीम्स क्या होती है, ट्रेड विंड्स क्या होती है, मानसून कैसे जनरेट होता है, मानसून इंडिया में कब आता है और वो कैसे आता है, कौन सा मतलब ईस्ट साइड से आता है, वेस्ट साइड से आता है, ये आपको क्लियरली क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ने मिलेगा। ठीक है, फोर्थ देखते हैं हम यहाँ पे, टर्ब्यूलेंस एंड कन्वेक्शन। ठीक है, वर्टिकल एयर मूवमेंट कॉज बाय सरफेस हीट लीडिंग टू कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्यों होता है, क्योंकि सरफेस पे जो हमारे सन रेज होते हैं वो आके हमारी जो सरफेस है उसको वार्म कर देते हैं, और जैसे ही हमारा सरफेस गर्म होता है तो वैसे ही विंड जो है वो वर्टिकली राइज करने लगती है, उसी को क्या बोलते हैं, हम कन्वेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो लास्ट में मैंने यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसको कंक्लूड किया है कि ट्रोपोस्फियर इज़ द मेन स्टेज फॉर वेदर रिलेटेड प्रोसेसेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, डायनामिक एयर सर्कुलेशन, टेम्परेचर वेरिएशन एंड टर्बुलेंस। तो लास्ट में मैंने बेसिकली जो भी मैंने लिखा है उसका सारांश दिया है, यहाँ पे समरी बोल सकते हो आप, क्योंकि ये हमारा स्टैटिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसीलिए इस तरह से ही लिखना ज़रूरी था। होप कि ये आपको पसंद आए, अगर पसंद आता तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना मत भूलिए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं क्वेश्चन देती हूँ ताकि आप सब मिल के वहाँ पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकें। लेकिन आप लोग हो ज्वाइन नहीं करते हो, डिस्कस नहीं करते हो, प्लीज़ डिस्कस किया करो। ठीक है।